तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। 1950 के दशक में जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप किसके कारण था? लीड, कैडमियम, पारा या जस्ता? सभी बताइएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे ब्रदर सिस्टर एंड टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एमपी टेट एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो साथियों 1950 के दशक की बात है जब जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप हुआ था। वह आपके कैडमियम के कारण हुआ था। और पिछली बार में इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो कि वर्ग 3 लेवल का नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी टफ लेवल पूछे गए थे। तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न, विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न क्या है? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, जाई, बाजरी या चावल मक्का की बात करेंगे। जौ बाजरा, जई मतलब होता है जवा, आपने सुना होगा, जवा बाजरा वही है जौ। विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न बताना। तो सभी लोग जानते हैं गेहूं और चावल है। अगर गेहूं चावल ना हो तो 3/4 विश्व का ये खाद्यान्न माना गया है, वह गेहूं चावल माना गया है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बताना है। विचार गोष्ठी एवं सुतलेख, सुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं सुतलेख, सभी जानते हैं। तो इनमें से सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि है, याद रखिएगा, हमारी वो कहलाती विचार गोष्ठी और कार्य योजना। तो पेडागॉजी पर भी फोकस करना है, ठीक है। विचार गोष्ठी, कार्य योजना शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त मानी गई है क्योंकि इस शिक्षण विधि में छात्र बालक बालिकाएं परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो कृत्रिम वातावरण को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से संबंधित करने ही तो हमारी विचार गोष्ठी, कार्य योजना शिक्षण विधि की बात होती है। अगला प्रश्न सभी कमेंट कीजिएगा साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, हीलियम, मीथेन। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की बात करते हैं, ठीक है, और मीथेन की बात होती है, लेकिन हीलियम गैस आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्सर्जन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जी हम CFC कहते हैं, वाष्प, ओजोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गैसों का जो उत्सर्जन होता है ये वातानुकूलित जो फ्रिज होता है, कंप्यूटर, स्कूटर, इससे होता है। और हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाती, ये एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। हीलियम कैसी है? निष्क्रिय गैस में आती है या नोबल गैस में आती है? आपने 10वीं में मेंडलीफ की सारणी में आपने पढ़ा होगा शायद। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है? तीसरा है, छठा है, पाँचवा है या सातवां है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए मध्य प्रदेश का जो स्थान हो जाता है वो कितने में आ जाता है? छठे में आता है या सातवें में? सभी लोग बताइए। छठा स्थान आता है, ठीक है। चलिए सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अति सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? पिछली बार आया हुआ प्रश्न था। मिट्टी कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं, रेतीला कहलाता है, कब्र कहलाता है। देखिए सबसे छोटी मिट्टी अगर पूछी जाती तो वह चिकनी मिट्टी, क्योंकि चिकनी मिट्टी में क्या है, सघनता कम होती है। फिर ह्यूमस, रेतीली, ये मिट्टी के प्रकार हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मिट्टी के अति सूक्ष्म कण क्या कहलाते तो मिट्टी ही कहलाएंगे, बालू नहीं कहलाया जाएगा, वह कंकड़ नहीं कहलाएगा, वह मिट्टी ही कहलाएगा। मृत्तिका अर्थात चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के कण क्या है, सूक्ष्म अर्थात बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जो बलुई मिट्टी होती, मृदा होती है, विपरीत होती है, इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों के जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन ये भारी भी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा जो होती है अपेक्षा अधिक जल रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक और फीडबैक कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्ण रेखा, सिंधु, ताप्ती, नर्मदा, सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं सुवर्ण रेखा ऐसी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है सुवर्ण रेखा? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। भारत के उत्तराखंड राज्य से बहने वाली पहाड़ी नदी है और ये रांची में लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के स्थित नगड़ी गांव से रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा
ये आपके बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियाँ क्या तीनों अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिन्होंने टॉपर नोट्स नहीं लिया, टॉपर नोट्स आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूवमेंट करने वाली है, आपकी तैयारी को मजबूत करने वाली है, जो भी कमी है पूरा हो जाएगा। और ये ईवीएस का टॉपर नोट्स बहुत ही लगभग दोस्तों बता रहा हूँ आपको 550 पेज से ज़्यादा इस टॉपर नोट्स पे कंबाइंड किए गए हैं, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस बड़ा है और जो भी देखे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए टॉपर नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टॉपर नोट्स आपका जो प्राइस रखा गया है 159 आपका टॉपर नोट्स का प्राइस रखा गया है, जो कि बहुत ही साधारण है ताकि सभी लोगों को प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, हवा में नमी के रूप में क्या जाना जाता है? आर्द्रता, कोहरा, पानी, भाप, सभी बताइएगा। तो हवा में जो नमी के रूप में जाना जाता है वह हमारा कहलाता है भाप जाना जाता है। हवा में नमी को क्या क्या बोलते हैं? भाप बोला जाता है। ठीक, आप देखते होंगे जब भी खाना पकाते तो ऊपर उड़ता है भाप, तो वो क्या है? पानी ही होता है, जल ही होता है, लेकिन जो भाप के रूप में वह ऊपर क्या है? वाष्पित हो जाता है। अक्सर ठंड के समय में देखेंगे नदियों में जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर भी भाप आप देखते होंगे नदियों के ऊपर, तो वह क्या है? जल वाष्पित होता रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो सभी लोग जानते होंगे एमपी वाले, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। ठीक है, जो भोपाल के निवासी हो तो डेफिनेटली जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? वह भोपाल कहलाता है। और अक्सर देखा शहरों में शहर के लोग नहीं रुकते हैं, दूर दूर से लोग जाते हैं शहरों पे ठहरते हैं, उनसे बोला जाएगा तो कहीं बाहर के ही होंगे, वहाँ के नहीं होते शहर में। ठीक है, अक्सर हर सिटी हर शहर की बात आती है, तो भोपाल को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक, अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण भोपाल के झीलों का शहर कहलाता है। किसके लिए? लोअर लेक और अपर लेक होने के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अगले ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है? क्या वह सागर आपका लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है? सभी बताइएगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिस सेट एक भी मत चूकिएगा, बेहतरीन प्रिपरेशन में लग जाइए। और आगे प्रैक्टिस पेपर पूरा आने वाला है 150 प्रश्नों का, वो भी आप लोगों ध्यानपूर्वक समझिएगा। इनमें से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर और कोई ना आपका भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। जी हाँ, इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। नहीं होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगला, 2019 में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के कार्यक्रम में प्रतिभाग किए थे? नई दिल्ली, रांची, देहरादून, मैसूर, मेरठ। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जो उस समय 2019 में थे, आज भी हैं, लेकिन जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो 2019 में जो प्रधानमंत्री रहे मोदी जी, नरेंद्र मोदी, जो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव हुआ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग यानी कि रांची आपके झारखंड में हुआ था मेरे ख्याल से। ठीक है, 21 जून 2015 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड भी बनाया गया था। प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग में गिनीज वर्ल्ड कब बना? तो 21 जून 2015 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो ये भी एक नॉलेजेबल चीज़ें आप जो कि माइंड की मेमोरी में आपके सेव होना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, के निम्नलिखित में से 6 रोग के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है? आपके पेनिसोलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या डिटॉल। देखिए, अगर 6 रोग की बात की जा रही तो कहीं ना कहीं पेनिसोलिन की बात आती है। यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो जीवाणुरोधी होती है, और यह बैक्टीरिया जैसे स्टेप्टोकोकाई, स्टेफ्लोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम आदि की पोसे की शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट कर देती है। तो एंटीबायोटिक की बात आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डोंगा शब्द से आप क्या समझते हैं? डोंगा योग का एक रूप नहीं है। डोंगा प्रोब के रूप में कुत्तों का उपयोग करके योग का एक प्रकार है। डोंगा कुत्तों से संबंधित है, या उपरोक्त में से दिए सभी विकल्प सही है। डोंगा शब्द ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटपटा प्रश्न है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। डोंगा शब्द में आप जिससे समझते हैं कि डोंगा जो है प्रोब के रूप में कुत्तों का उपयोग करके योग का एक प्रकार होता है जिसे डोंगा कहा जाता है, क्योंकि डॉग माने कुत्ता, उसी को ही डोगा बना दिया गया, योग का नाम बना दिया गया। शीत ऋतु के समय प्राणियों की निष्क्रियता अवधि क्या कहलाती है? एसिड पेशन, जिसे हम सुस्ती या शिथिलता बोलते हैं, सुप्तावस्था, पुनर्जन्म या मुकोन उत्परिवर्तन की बात होती है। सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा।
तो शीत ऋतु के समय प्राणियों की निष्क्रियता अवधि क्या कहलाती है? वह कहलाती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में प्राणी जो होता है वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। अक्सर आप देखते होंगे शीत ऋतु में ठंड रक्त वाले जो प्राणी होते हैं अपनी ऊर्जा आवश्यकता तथा उपापचयन की दर की निम्नता बनाए रखने हेतु सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो मध्य प्रदेश में एक उर्मिला परियोजना बनी है जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य के सहयोग से बनी है उर्मिला परियोजना। अगला प्रश्न साथियों और भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एंजाइम जो प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमाइलेज। तो वह एंजाइम जो प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है वह आपका एमाइलेज कहलाता है। जी हाँ, एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है और इसे पित्ताशय और लार ग्रंथि द्वारा नाभित किया जाता है। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन कह सकते हैं, नया क्वेश्चन कह सकते हैं, संभावित प्रश्न कह सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड योजना कब शुरू हुई? 2015, 2017, 2019, 2021। आपको हर वैरायटी के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि हर प्रकार से हम तैयारी करते हैं। तो आयुष्मान कार्ड योजना कब शुरू होती है, कब शुरू हुई थी? तो लगभग सभी को पता होगा 2017 में इस आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। और दुनिया का, जी हाँ दोस्तों, भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बीमा योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। इस योजना के माध्यम से देश के करीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। ये एक गवर्नमेंट आंकड़ा के वजह अकॉर्डिंग हम आप सभी को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, मेरे सभी शिक्षक बंधुओं कि स्कूल ने पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया, इससे बच्चे क्या जान पाएंगे? कुछ पौधे को उनके नाम से पहचाने पाएंगे या पौधे के बाहरी लक्षणों को देखकर उनमें भेद कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भ्रमण से, क्षेत्र भ्रमण से EVS पर्यावरण में प्रश्न तो आता ही आता है। तो स्कूल ने पौधे के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण आयोजन किया। इस पर कुछ पौधे को उनके नाम से पहचान भी पाएंगे बच्चे, पौधे के बाहरी लक्षणों को देखकर भी उनमें भेद भी कर पाएंगे, इसकी पत्ती ऐसी है, इसका पेड़ है ऐसा, कलर ऐसा है, ऐसे फल ऐसे हैं, ऐसे भी भेदन किया जा सकता है। तो सी यानी 1 और 2 दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके बाद आइए जानते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारा सा सभी को फीडबैक करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की भूमिका के रूप में सत्य दिया गया है? क्योंकि आप सभी लोग एक शिक्षक की भूमिका निभाएंगे, शिक्षा का दान करेंगे, ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश। क्योंकि शिक्षा हमेशा प्रकाश में इंसान को बना देती है, जहाँ शिक्षा होती है उस वहीं पर प्रकाशमय हो जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में होगी, सत्य बताना है। शिक्षक को विभिन्न छात्रों की योग्यताओं, विशेषताओं और विविधताओं की उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षकों को केवल पाठ योजना पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों को वार्षिक योजना के साथ साथ पाठ्य योजना पर भी ध्यान देना चाहिए। या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति एक सामान्यीकृत रूढ़वादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षण योजनाएं बनाते रहना चाहिए। अब देखिए, एक शिक्षक की भूमिका की बात की जा रही है और एक प्रश्न आना ही आना है शिक्षक की भूमिका से। देखिए, अगर योग्यता विशेषताओं की उपेक्षा करना तो निगेटिव हो जाएगा, केवल पाठ योजना यह भी निगेटिव हो जाएगा। शिक्षकों को वार्षिक योजना के साथ साथ योजना पर भी ध्यान देना, ये मेरा, क्योंकि साथ साथ बात कर रहा है, वार्षिक योजना के साथ साथ क्या है, पाठ योजना पर भी ध्यान देना, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। और अगला कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति एक सामान्यीकृत रूढ़वादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षण योजनाएं बनाते रहना चाहिए। तो प्रति सामान्यीकृत रूढ़वादी शब्द दे दिया गया, इसलिए कहीं ना कहीं सी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, जो शिक्षक की भूमिका के रूप में सत्य होना चाहिए। आप भी शिक्षक है, आप भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके अकॉर्डिंग ज़रूर अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगला है कि नीचे उन प्रश्नों के उदाहरण दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक नकारात्मक वाक्य होगा? नकारात्मक मतलब निगेटिव वाला हमें बताना है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? गरीबी ही उच्च बेरोजगारी के एकमात्र कारण नहीं है। अपने उत्तर को न्यायोचित ठहराएं। कोविड के फैलाने के कारण 3 कारण बताइए। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी?
देखिए इसमें से नकारात्मक दिया गया है कि गरीबी ही उच्च बेरोजगारी एकमात्र कारण नहीं है, ये नकारात्मक हो क्योंकि कारण नहीं दे दिया गया, इसलिए आपका नकारात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मानव आपका हमारा जो शरीर है किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन में, खनिज लवण में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में। तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, सभी लोग बताइए। मानव शरीर के मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। किस रूप में, मोनोसेकेराइड के रूप में बदलकर ऊर्जा हमें अपने बॉडी में देता है, मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ठीक है, ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद। अगला है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित होती है, कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या कबड्डी, सभी लोग बताइएगा। तो वर्धमान ट्रॉफी, आप स्वयं समझिए, वर्धमान मतलब कहीं ना कहीं वर्धमान यानी बलवान होना चाहिए। इसके लिए बलवान किस में हो सकता है, सभी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्धमान वजन आपका भारोत्तोलन, लास्ट में ना है, लास्ट में ना है, ठीक है। तो वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन। देखिए निम्न में से विश्व का कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो पाकिस्तान तो ऐसा हो नहीं सकता, पाकिस्तान का सभी लोग जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है शब्द अधिकतर, लेकिन वह देश जो हथियार और गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है वह हमारा प्यारा न्यारा हमारा देश है, जिसे हम बोलते हैं भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक आदेशक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, नेता के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनेंगे, तो NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम 2000 फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वह एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा साथी। अगला प्यारा सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है, एक स्त्री, चार स्त्री, तीन स्त्री, दो स्त्री। तो पंचायत राज व्यवस्था अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो तीन स्त्री है, सभी लोग जानते हैं, समझ लीजिएगा, संभावित प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या होता है, वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का जो तरीका होता है वह दैनिक गतिविधियां होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संविधान से रिलेटेड एक प्रश्न आना ही आना सभी को पता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है, संघ, राज्य, वैश्विक, समवर्ती। तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ये जिस सूची का विषय वह संघ सूची कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक संघ सूची का विषय है और भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो है नियमित करती है। प्रश्न आ गया कि कौन सा बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियमित करती है, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक जो भी नए नए हैं, CFC बैंक हो गया, ICI बैंक हो गया, HDFC हो गया और RBI या स्टेट बैंक दे दिया जाए तो आपको RBI पे जाना है, ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। तो सभी को पता है संविधान और अनुच्छेद ये दो ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न आएगा। तो भारतीय संविधान में जिस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा संरक्षण दिया जाएगा वह समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो भैया जब समान संरक्षण मतलब कहीं ना कहीं समता का अधिकार होगा, सभी का समान अधिकार है, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। और संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के मूल अधिकारों का उल्लेख है जिसके तहत राज्य द्वारा सभी को समान कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। अगर संरक्षण किया तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 ये किसी को आप डायलॉग मार सकते हैं रास्ते में, कोई अगर आपको परेशान करे,
कोई गवर्नमेंट ऑफिसर परेशान करता है तो भी डायलॉग कि आप संविधान नहीं पढ़े क्या सर, संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 पढ़िए और वहाँ पे देखिए कि समता के मूल अधिकारों का उल्लेख है। सामने वाला बिल्कुल फ्लैट यानी कि बोलती बंद हो जाएगी। तो जो ऐसे कानून है, जो ऐसे संरक्षण है, आपको जानना चाहिए, जो सरकार ने आपके लिए बनाया है संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ होगा। देखिए, छात्रों को अगर बच्चों को, बालक बालिकाओं को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को अगर एक साथ पढ़ाना हो, चक्राकार, अध्यापक केंद्रित, एकीकृत उपागम या स्वयंभू, तो सभी लोग जानते हैं अगर एक साथ पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं एकीकृत की बात करेंगे, एकीकृत उपागम की। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का साथियों 30वां प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों को अवलोकन तथा संग्रह की आदत डालना, या विज्ञान अध्यापन में धन की बचत। तो धन का शब्द उपयोग या तो निगेटिव, ये तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे अवसर, यहाँ पे भी अवसर, और संग्रह करने की आदत डालना है, यानी बचाने की आदत भी है। लेकिन क्या बचाने का, ये भी ध्यान अच्छा। अवलोकन, तो पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। तो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। 3 में से आपको कमेंट करके बताना है। डी ऑप्शन तो नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आप लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और इसके साथ साथ 30 MCQs, 30 इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जिनको भी पर्यावरण की टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स भी हमारे संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो टॉपर नोट्स जिनको भी चाहिए वो आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा कैसे किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और इस बार 101% एग्जाम को